तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी डीओयू ऑफिशियल एनिमे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 और ये आखिरी एपिसोड भी है एनिमे का। और अगर इसके सारे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा अपडेटेड है। और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी को, जो कि एकदम ठहर सा गया होता है क्योंकि यहाँ पर मुसाशी ने उसे इमेजिनरी स्वॉर्ड से काटा होता है। सभी के सभी बाकी को देख रहे होते हैं और लिटरली उसके कट को भी महसूस कर रहे होते हैं। बाकी को पता होता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसे इमेजिनरी ढंग से काटा गया है, लेकिन फिर भी बाकी का जो शरीर है, सबसे छोटा हिस्सा सेल जो है, वो तक ये तय कर लेता है कि उसे असली में काटा गया हो। वैसा दर्द भी हो रहा होता है बाकी को। तभी मुसाशी कहते हैं, क्या हुआ बच्चे, तुम तो एकदम जम से गए हो। और इतना कहकर अपने हाथ को बढ़ाकर वो बाकी के बाइसेप को जोर से पकड़ लेते हैं और उतने में ही उसके बीचों बीच लात मार देते हैं, बिल्कुल कांड में लात मार देते हैं बाकी के। और यहाँ पर बाकी दर्द के मारे चीख रहा होता है। जो दर्द मुसाशी को थोड़ी देर पहले बाकी ने दिया था, यहाँ पर वही दर्द बाकी को भी महसूस हो रहा होता है। एकदम वो मुसाशी से दूर हटने लगता है, बहुत दर्द हो रहा होता है उसे नीचे। खैर बाकी का ध्यान हटते ही यहाँ पर मुसाशी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिव कर लेते हैं दोबारा से। और यहाँ पर जैसे ही बाकी का ध्यान नहीं होता, हम देखते हैं वो पूरी ताकत से उठाते हैं अपने तलवार को, अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए काट देते हैं बाकी को। इतना असरदार होता है ये अटैक कि बाकी को फील होता है कि उसके टुकड़े हो गए हैं। साथ ही साथ उसे जोर से टैकल मार के एकदम दूर फेंक देते हैं मुसाशी। लेकिन मोटोबे को सब समझ में आ रहा होता है कि मुसाशी क्या करना चाहते हैं। तलवार काटते काटते अगर खराब हो जाए तो मुसाशी उससे ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। यहाँ पर लिटरली लोगों को इतने ढंग से उन्हें मारने आता है कि सच में अगर वो मारपीट करने में आ जाए, हाथापाई करने में आ जाए, तो तलवार की जरूरत ही ना हो। कुल मिलाकर अगर तलवार भी ना हो मुसाशी के पास, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी उनका कोई तोड़ नहीं है। तभी बाकी को जो समझ में आ रहा है, मुसाशी ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वही टेक्निक वो भी इस्तेमाल कर पा रहा है। मुसाशी अटैक करने वाले हैं, उसे एग्जैक्टली पता था वो कब करेंगे, उसे एग्जैक्टली पता था, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाया मुसाशी को। तो जैसा मैंने पहले बताया था, बॉल आपके शरीर के ऊपर निशाना लगाकर फेंका गया है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ पर आकर लगेगी। ये तो पहली बात हो गई, लेकिन उससे कैसे रोकना है और वहां पर किस तरीके से हाथ को रखना है तब जाकर बॉल रुकेगी, ये आपको पता होना चाहिए। यही मेन है। और यहाँ पर मुसाशी को एग्जैक्टली दोनों चीजें पता है कि कहाँ पर वार होगा और उसे कैसे रोकना है, लेकिन बाकी यहाँ पर थोड़ा रोकने वाले पार्ट में गड़बड़ा गया और उसका आंट खटखटा गया। खैर इतने में ही हम देखते हैं कि बाकी एकदम से दौड़ पड़ता है मुसाशी की ओर वार करने के लिए, और एकदम से उनके दोनों हाथों को वो पकड़ लेता है और एकदम से कूद कर उनके हेड में मारने की कोशिश करता है अपने नी से, लेकिन बाकी को खिलौने की तरह वो हवा में घुमा देते हैं एकदम गोल। लेकिन समय रहते बाकी दूरी बनाने में कामयाब हो जाता है मुसाशी से, वरना और मार खाता वो। लेकिन यहाँ पर बाकी को सिग्नल मिलता है कि मुसाशी फिर अटैक करने वाले हैं, तो एकदम से उस सिग्नल को वो फील करते हुए उनसे पहले ही अटैक कर देता है। हवा में इतनी जोरदार छलांग लगाता है और मुसाशी को लिटरली नॉक डाउन करने की टेक्निक होती है ये, और सक्सेसफुली किक लैंड भी कर देता है यहाँ पर बाकी। लेकिन एक गलती हो जाती है, मुसाशी खुद को बचाते हुए इतना जोर से एक हाथ मार देते हैं बाकी के चेहरे पर कि बाकी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है, बादाम से गिरा होता है। और ये ऑफेंस डिफेंस इतना तेजी से हुआ होता है कि कुछ ग्रैंड मास्टर्स ही देख पाए होते हैं इसे अच्छे से। और यहाँ पर बाकी एकदम से चित पड़ा होता है नीचे जमीन में। फिर तभी हमें बताया जाता है, ऐसे ही मजाक मजाक में स्कूल में बाकी के क्लासमेट ने एकदम से उसके चेयर को खींच लिया था जिसमें वो बैठा हुआ था, पूरी ताकत से चेयर को खींचा था, लेकिन फिर भी बाकी गिरा नहीं, वो वैसे के वैसे ही बैठा हुआ था क्योंकि वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था और बाकी को पता ही नहीं चला कि उसके नीचे से चेयर खींच ली गई है। खैर उतने में ही उसका एक क्लासमेट जो कि ये बंदा है, उसने मुझे इंटरव्यू में ये बताया कि विवेक भाई, जैसे ही हमने चेयर खींची बाकी के गेंद के नीचे से, वो गिरा ही नहीं। और मुझे ये देखकर समझ में आ गया था कि वो किसी चीज की तो ट्रेनिंग कर रहा है, वो दिन भर ही ट्रेनिंग करता है। और एक और बात बताऊं विवेक भाई, बाकी जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मर है हमारे स्पोर्ट्स क्लास का। और वही बाकी एक हाथ खाने के बाद चित होके पड़ा है मुसाशी के सामने आज। और ये चीज पूरे के पूरे जनता को भी रियलाइज हो जाता है कि हमारे चैंपियन की तो लग गई। तभी मोटोबे बताते हैं कि सामने वाले को समझकर उसका अटैक प्रिडिक्ट करके खुद को बचाने की जो टेक्निक है, ये वाली जो टेक्निक है, ये सामुराई काल में काफी अलग होगी, वहाँ पर ये एकदम नॉर्मल होगा।
जब वो लोग बैटलफील्ड में लड़ते होंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज हमें बहुत भारी लग रही है, लेकिन वहाँ उस समय ये सब नॉर्मल था। अब बस देखना ये है कि बाकी करता क्या है। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि बाकी खुद को संभालते हुए उठ जाता है, एकदम उठने की कोशिश वो करता है और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर शिबुकावा को याद आता है जो बात उनकी मोटोबे से हुई थी। शिबुकावा ने उनसे पूछा था कि वो कितनी ट्रेनिंग करता है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि अपनी दिनचर्या के कारण, नॉर्मल चीजों के कारण वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं उतना ज्यादा। लेकिन ये सब करते हुए भी मार्शल आर्ट्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में किसी आशिक की तरह वो सोचते रहते हैं ऑल डे लॉन्ग, हमेशा। मोटोबे का ये जवाब सुनने के बाद शिबुकावा सोचने लगते हैं कि क्या मार्शल आर्ट्स के लिए ये प्यार मेरे मास्टर निकोशिवा में भी था? क्या आइकी के जन्मदाता सुकाकू काकिता भी यही सोचते थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं शिबुकावा खुद मार्शल आर्ट से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके बारे में दिन भर सोचूं? तभी मोटोबे शिबुकावा को बताते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसने मार्शल आर्ट्स को लेकर उनके प्यार को, उनके सोच को बदल के रख दिया। वो और कोई नहीं, बाकी ही है। बाकी मार्शल आर्ट्स के बारे में दिन भर सोचता ही नहीं, वो उसकी प्रैक्टिस भी करता है। वो दिन भर मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचता है, प्यार में रहता है, उसकी प्रैक्टिस करता रहता है और अपने दिनचर्या में उसने प्रैक्टिस को डाल लिया है पूरा। पिछले एपिसोड्स में आपको याद ही होगा, बाकी ने नोटिस किया था कि ट्रेनिंग ना करने के बावजूद उसके मसल्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो चलते फिरते, खाते पीते, पढ़ते, हर समय ट्रेनिंग कर रहा होता है, हर समय फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। खैर फ्लैशबैक होता है यहाँ खत्म और हम देखते हैं मेन स्टोरी में यहाँ पर एकदम से तलवार फेंक कर दिया जाता है मियामोटो मुसाशी को और मुसाशी एकदम से कहते हैं, तुमने मेरे हाथ में खुद ही से तलवार दे दी, डर नहीं लगता बच्चे तुम्हें? खैर बाकी ने भी एक तलवार पकड़ी रखी होती है और यहाँ पर वो मुसाशी से कहता है, मैं आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर इतना सुनते ही मुसाशी बाकी से कहते हैं, मेरी नकल करके आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? उतने में ही बाकी कहता है, वही जो आपने हासिल किया है, क्योंकि आपके तलवार निकालने से पहले ही मैं आपको काट दूंगा। और इतना सुनते ही लोग सच में चौंक जाते हैं क्योंकि मुसाशी को बाकी लिटरली चैलेंज कर रहा है कि आपके तलवार निकालने से पहले ही मैं आपको काट दूंगा। स्पीड देख रहे हो लड़के की, बातों की। तभी मुसाशी कहते हैं, बच्चे मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया है, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। जानते हो ना, बड़ी बड़ी बातें करने से तुम ये फाइट नहीं जीतने वाले। और तभी बाकी कहता है, आज मैं आपकी यहाँ विदाई करवाने आया हूँ, आपको हमेशा के लिए जाना होगा। इतना सुनते ही मुसाशी कहते हैं, संभल कर बच्चे, इस तरीके से बात करके तुम मुझे इतना गुस्सा मत दिला दो कि मैं ही तुम्हारे विदाई का इंतजाम कर दूं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो सबसे ऊपर जाऊंगा, इस सदी में भी सबसे ऊपर, सबको काटता हुआ एकदम टॉप पर मैं इस दुनिया को बैठ कर देखूंगा। मुसाशी की इन बातों को सुनकर दुनिया वाले सच में चौंक जाते हैं, लेकिन तभी बाकी भी हाथ उठाता है और कहता है, मुसाशी शान, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। खैर उतने में ही टोकुगावा और मोटोबे नोटिस करते हैं कि बाकी कुछ नया कर रहा है। यहाँ पर उसने खुद की टेक्निक बना ली है। आपको याद ही होगा, मुसाशी के टेक्निक में वो बाकी सारी उंगलियों से तलवार को पकड़ते हैं और अपनी ये वाली मेन उंगली उठा कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी मेन उंगली से पकड़ा होता है बाकी ने और सारी उंगली उठाई होती है, नई टेक्निक बनाई होती है बाकी ने यहाँ पर। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम बाकी हमारा स्टैंस लेता है और उस तलवार को पूरी ताकत लगाकर एकदम से फेंक देता है। पूरे तरीके से वो तलवार तेजी से लिटरली एक रेड एरो में कन्वर्ट हो जाती है। एकदम तेजी से वो मुसाशी की ओर बढ़ती है, एकदम चेहरे में एम किया होता है बाकी ने और एकदम से उसके पास जैसे ही वो पहुंचती है, हम देखते हैं चेहरे में लगने से पहले मुसाशी उसे कैच कर लेते हैं दोनों हाथों से। और यही बाकी चाहता था। जैसे ही ध्यान बढ़ता है मुसाशी का, हम देखते हैं कि एकदम सुपरमैन की तरह दौड़कर जाता है बाकी मुसाशी के पास और उछलकर पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारता है। इतना जोरदार लगता है ये किक, इतना गजब का लगता है कि लिटरली हिल जाते हैं मुसाशी। दोनों हाथ तो बिजी होते ही हैं उनके और यहाँ पर लिटरली इस किक के इम्पैक्ट से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी आत्मा निकल गई हो, हिल गए हो अंदर से। वो उतने में ही भड़ाक से जमीन में गिरते हैं और बाकी उस तलवार को पकड़ के कहता है, आखिर तुम मेरे पास वापस आ ही गई। और बाकी मुसाशी से कहता है, जल्दी उठिए, आगे का खेल शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुसाशी का मुंह खुला होता है और एकदम चित पड़े हुए होते हैं। खैर पुराने जमाने की तरह आज भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट सब खेले जाते हैं, सब अभी भी बढ़िया
बढ़िया से चलता है और इसमें जीतने के लिए सामने वाले अपोनेंट को रूल के हिसाब से आपको हराना पड़ता है और जीत आपकी हुई। लेकिन वहीं पुराने समय की बात करें तो जीतने के लिए अपने अपोनेंट को आपको मारना ही होगा। यही एक तरीका है, अगर आपने उसे जान से मारा तभी आपको विजेता घोषित किया जाएगा। और आज भी लोग उसी भयानक तरीके से लड़ते हैं, सामने वाले अपोनेंट को मारते हैं, इतना जोर से उसे मारते हैं, इस तरीके से उसे मारते हैं कि उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ये फाइटर के ऊपर होता है कि वो अपने अपोनेंट को मारे या ना मारे। आज के नए जमाने में भी अपोनेंट को मार करके जीता जा सकता है, लेकिन रूल्स के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी की जान लेना गलत है। खैर यहाँ पर बाकी मुशासी से कहता है, तो मिस्टर मुशासी, मैंने सोचा नहीं था कि ये किक आपको इतना ढेर कर दे, तो बताइए मैं यहीं के ही आपको खत्म कर दूं? ये तलवार आपके सीने में भोंक दूं क्या मैं? बताइए मुझे। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हानमा का तू बनसा जाए, फेंक जहाँ तक बाला जाए। ऐसा कहकर ये तलवार मैं अभी के अभी आपके सीने में उतार दूंगा मुशासी। और इतना सुनते ही हम देखते हैं मुशासी डर के मारे एकदम उठकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर बाकी मुशासी से कहता है, मुशासी सान अब बहुत हुआ, खेल खत्म करते हैं। खैर उतने में ये मुशासी बाकी से कहते हैं, तुम पहले हो जिसने मुझे इस तरीके से मारा कि मेरे हाथ से मेरी तलवार छूट गई। मानना पड़ेगा लड़के, तुम सच में काफी अलग हो। तभी बाकी की तलवार को देखकर मुशासी कहते हैं, ये तलवार तो मैंने खो दी, लेकिन वो तलवार मैं पा सकता हूँ। लेकिन तभी बाकी मुशासी को बताता है कि मेरे हाथ में ये तलवार भले ही है, लेकिन अगर मैंने आपकी तलवार नहीं छुड़वाई होती तो मेरे अभी तक टुकड़े हो गए होते। खैर ये सुनकर मुशासी समझ जाते हैं कि बाकी बहुत सीरियसली लड़ रहा है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा मुशासी को, इसीलिए अब वो मुशासी के ऊपर भारी पड़ रहा है। खैर तभी मुशासी बाकी से पूछते हैं, क्या हुआ? तुम तो मुझसे उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हो, लेकिन अभी बड़े ही प्यार से बात कर रहे हो। खैर तभी बाकी खड़ा होता है और कहता है, वो इसलिए मुशासी सान क्योंकि आपको दफनाने का समय आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपनी नई टेक्निक के साथ बाकी पकड़ लेता है उस तलवार को और यहाँ पर पूरी ताकत से अपने शरीर को लगाकर वो एक मूव परफॉर्म करता है बहुत ही ब्यूटीफुली। और इस मूव को देखकर सच में सब के सब चौंक जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। और ये मूव करने के बाद बाकी यहाँ पर लिटरली कलरी पयट्टू के एक स्टैंस में खड़ा होता है। यही सेम स्टैंस यूज होता है कलरी में। खैर बाकी ने इस मूव को इतनी ब्यूटीफुली परफॉर्म किया होता है, इतने परफेक्शन के साथ परफॉर्म किया होता है कि मुशासी भी कह देते हैं, वैसे तो तुम नौसीखिए हो बच्चे, लेकिन तलवारबाजी की समझ तुम्हें ठीक ठाक है। तभी बाकी कहता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो कोई नौसीखिया भी कर लेगा, क्योंकि तलवार काटती है, यही उसका काम है। अगर एक स्वॉर्ड्समैन के हाथ में तलवार हो और उसमें धार ना हो तो फिर वो कैसे काट पाएगा? और तभी मुशासी खड़े हो जाते हैं और बाकी को बताते हैं, मान लो अगर किसी राक्षस के हाथ में हथियार है उसका, तो वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों बस साथ में काम करते हैं। ना ही उस तलवार का कंट्रोल है उस राक्षस पर और ना ही उस राक्षस का कंट्रोल है उस तलवार पर। उन दोनों को आराम से अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो तलवार और मैं एक ही हैं, वो मेरा हिस्सा है। तलवार मुझसे कभी दूर नहीं रहता। इस दुनिया में मैंने सब कुछ छोड़ा है केवल तलवार के लिए। मैंने उसे अपनाया है, उसने मुझे अपनाया है, हम दोनों अलग हैं ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में तलवार से ही है और वो और मैं हमेशा साथ रहते हैं। मेरी तलवार हमेशा मेरे साथ रहती है। तुम तो ये जानते ही हो बच्चे, शरीर से लड़ने की प्रतिभा सबके पास होती है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को जो हथियार बना ले तो उसे हथियार की जरूरत ही नहीं है, उसका शरीर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तब कोई चाह कर भी तुम्हारे हथियार को तुमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है। तुम्हारा शरीर ही एक हथियार है। खैर इतना सुनते ही बाकी कहता है, अरे यार। खैर मुशासी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी जो भी मानसिकता है वो यहाँ के लिए नहीं है। क्या आप ये सब वहाँ जाकर कर सकते हैं? तभी मुशासी कहते हैं, वहाँ जाकर कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? तभी बाकी यहाँ पर मुशासी को बताता है, दरअसल बात ऐसी है कि आपकी मानसिकता यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पर ये सब नहीं होता। अगर आपको ये सब करना है तो अपने युग में यानी कि वहाँ चले जाइए, क्योंकि नई दुनिया में ये सब नहीं हो सकता। और उतने में ही बाकी कहता है, चलिए अब आपके जाने का वक्त हो गया। और इतना कहते ही एकदम से तलवार चला देता है मुशासी के ऊपर बाकी, लेकिन उसे मुशासी दोनों हाथों से कैच कर लेते हैं। एकदम दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है, रोक लिया होता है उस तलवार को। लेकिन उतने में ही हम नोटिस करते हैं कि कोई तो है जो अरीना की ओर आ रहा है। और उतने में ही मुशासी को रियलाइज होता है, तुम कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे। मैं बिल्कुल सही था, मैं जानता था कि आप अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ेंगे।
टोकुगावा जी की बहन एकदम से हमला करती है मुसाशी के ऊपर और उनकी आत्मा को उनके मुंह के थ्रू खींचने लगती है और हम देखते हैं यहाँ पर उनकी सोल ड्रेन हो जाती है, अपने अंदर ले लेती है वो मुसाशी की आत्मा को और मुसाशी का शरीर लाइफलेस होकर जमीन में गिर जाता है और वहां पर किसी को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर उन्होंने देख क्या लिया। और यहाँ पर मुसाशी की आत्मा टोकुगावा के बहन के अंदर होती है। बाकी एकदम शांत खड़ा होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और उतने में ही यहाँ पर वो प्रार्थना करती है मुसाशी की आत्मा से, हे मुसाशी की पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस शरीर को छोड़कर अपने धाम वापस चले जाएं। मैं आपसे विनती करती हूँ, धरती लोक में जो भी आपका काम था वो सफल रहा, अब आप अपने धाम लौट जाइए। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से वो अपना मुंह ऊपर करती है और एकदम से उनके मुंह से कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा बाहर आता है। वो बहुत रूहानी होता है, उनके एकदम मुंह से ही निकला होता है वो, और ये और कुछ नहीं मुसाशी की आत्मा ही होती है। और मुसाशी की आत्मा उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगती है और ऐसे ही ऊपर जाकर वो गायब हो जाती है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये सभी ने देखा होता है। और वहीं स्टेडियम के बाहर हम देखते हैं जापान के रक्षा मंत्री यानी कि वहां के शिवराज सिंह चौहान को पता चलता है कि मुसाशी की मृत्यु हो चुकी है, वो मारे जा चुके हैं। और उतने में ही मंत्री जी कहते हैं, क्या सच में वो इतनी आसानी से मारा गया? अब मैं इतने सारे 1000 कमांडोज का क्या करूंगा? क्योंकि जापान गवर्नमेंट ने मुसाशी को टर्मिनेट करने का बिल पास किया होता है, इसलिए 1000 कमांडोज आए होते हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री के साथ। खैर यहाँ मुसाशी की बॉडी के पास बाकी टोकुगावा और उनकी बहन बैठे होते हैं और जो कुछ भी हुआ होता है पूरे पब्लिक ने देखा होता है अपने आंखों के सामने। और उतने में ही टोकुगावा की बहन कहती है, ये सब मेरे और मेरे अनपढ़ भाई की गलती है, ये हमने अपने लालच में आकर किया है, इतने सारे लोगों को खतरे में डाला है। पुराने सदी के उस महान तलवारबाज को हमने इस दुनिया में लाया बिना ये सोचे कि हम क्या खतरा मोल ले रहे हैं। इन्हें यहाँ लाना ऐसा हो गया जैसे कि नॉर्मल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छोड़ दिया जाए शहर में तबाही मचाने के लिए। और तबाही मची भी, कई मासूम लोगों की जान चली गई और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मैं और मेरा भाई ही है। तभी बाकी कहता है, आप पूरी तरीके से सच नहीं कह रही, हमारी भी इसमें गलती है, हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए थे, हम सब में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी, हम सब देखना चाहते थे कि मुसाशी क्या कर सकते हैं और जो भी इन्होंने किया है उसके जिम्मेदार हम भी हैं, ना कि केवल आप दोनों। खैर अब मुसाशी की विदाई का वक्त होता है। जीवन के इस पथ पे जन्मों के बंधन से मुक्ति में छिपा। मुसाशी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी विदाई हाथ जोड़कर नहीं, दिल खोल कर कीजिए आज। के भक्षक थे वीरों की यही पहचान है। तो ऐसे ही मुसाशी के लाइफलेस बॉडी को वो लोग लेकर चले जाते हैं उसी जगह से जहां वो आए थे और फिर से उसी तरीके से उन्हें लेटा दिया जाता है जैसे वो पहले उठे थे। और यहाँ पर टोकुगावा भी आए होते हैं और दोनों डॉक्टर्स टोकुगावा को बता रहे होते हैं सब कुछ शांत है, इनके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई ऑर्गन एकदम जोर से एक्टिव नहीं है, सब धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है। तभी टोकुगावा डॉक्टर से पूछते हैं, तो क्या यही अंत है, इनकी बॉडी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? तभी डॉक्टर बताते हैं, ऐसा नहीं है मिस्टर टोकुगावा, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं इनके लिए वक्त रोक दूंगा। इनकी बॉडी इसी पॉड में हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगी क्योंकि इस पॉड में लिक्विड नाइट्रोजन भरा है जो कि धीरे धीरे जमने लगेगा। इनके लिए वक्त जैसे रुक सा जाएगा, ना इनकी उम्र बढ़ेगी और ना ही इनके शरीर की मृत्यु होगी। तभी यहाँ पर टोकुगावा डॉक्टर से पूछते हैं, अगर जमने के कारण इनकी कोशिकाएं मृत होने लगी तो उतने में ही डॉक्टर हमें बताते हैं कि एक खास दवाई मुसाशी के मुंह में ट्यूब के थ्रू जा रही है जो कि धीरे धीरे उनके शरीर में फैल रही है। कई हफ्तों के बाद ये दवाई पूरी तरीके से उनके शरीर में फैल जाएगी, उनके ऑर्गन्स को वो जिंदा रखेगी, उनके पूरे शरीर को वो धीरे बहुत धीरे चलाएगी, उनके सेल्स तक नहीं मरेंगे इस दवाई से। इसका आविष्कार खुद मैंने किया है। तभी टोकुगावा पूछते हैं, उनके खून का क्या,
खून तो जरूरी है पूरे शरीर को चलाने के लिए, और वो जम गया तो तभी डॉक्टर बताते हैं उनके जांग में जो ट्यूब लगी है उसके थ्रू एक खास दवाई अंदर जा रही है जो कि कुछ ही वीक्स में उनके पूरे नसों तक पहुंच जाएगी, उन्हें फ्लड कर देगी, उन्हें रोक देगी। लेकिन उनका दिल महीनों हफ्तों में केवल एक बार ही थोड़ा सा धड़केगा, इतना कि वो जिंदा रह सके और खून थोड़ा मोड़ा पूरे शरीर में पहुंच पाए। और सभी साइंटिस्ट की इस निष्ठा को देखकर टोकुगावा बहुत खुश होते हैं और सभी को थैंक यू कहते हैं। सारे के सारे साइंटिस्ट ये सुनकर सच में काफी चौंक जाते हैं और उतने में ही एकदम से डॉक्टर कहते हैं, टोकुगावा जी हमें शर्मिंदा मत कीजिए, मुसाशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इन्हें हमने बनाया है, हमने इस दुनिया में लाया है, मैं अपनी पूरी जीवन लगा दूंगा, इनकी बॉडी को प्रिजर्व रखूंगा, इन्हें हमेशा जिंदा रखूंगा जब तक ये वापस ना आ जाए। उन डॉक्टर के मन में मुसाशी के लिए इतने प्रेम को देखकर टोकुगावा यहाँ भावुक हो जाते हैं, आंसू आ जाता है उनकी आंखों में। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारे सारे हीरोज देखने के लिए आए होते हैं मुसाशी की उस लाइफलेस बॉडी को। यहाँ पर वो सब के सब उन्हें निहार रहे होते हैं और वो लोग फील करते हैं कि मुसाशी सच में बहुत शांत हो गए हैं। खैर उतने में डॉक्टर कुरेहा पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ इतना ज्यादा जो तैयारी की गई है ये मुसाशी को फ्यूचर में वापस लाने के लिए तो नहीं है? उतने में टोकुगावा कहते हैं, कुरेहा क्या तुम्हें वो जिंदा दिख रहे हैं? वो सांस भी नहीं ले सकते, वो जा चुके हैं, ये बस उनका एक रूप है जो तुम देख रहे हो। खैर इतना सुनते ही हमारा हीरो बाकी कहता है, फिर भी क्या गारंटी है कि आप इन्हें फ्यूचर में अपने मन करने पर नहीं जगाएंगे? बाकी ने बहुत सटीक सवाल पूछा होता है तो इसीलिए यहाँ पर सब के सब एकदम ध्यान से आंसर का इंतजार कर रहे होते हैं टोकुगावा से। तभी टोकुगावा कहते हैं, तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने इन्हें जलाया या कढ़ाया क्यों नहीं। दरअसल बात ऐसी है, ये ऐसा हो जाता है कि मुसाशी एक सफर पर गए हों और जब तक वो सफर पर है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके शरीर को संभाल कर रखें, प्रिजर्व करके रखें। उन जैसे महान शख्स के लिए केवल जलाना और गड़ाना ही काफी नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है, ये उनके लिए ट्रिब्यूट है, ये उनका स्मारक है। वो भले ही अपने शरीर में ना हो, वो भले ही किसी सफर में गए हो, लेकिन उनके शरीर को संभाल के रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। खैर बिना डिसएग्रीमेंट की किसी संभावना के साथ सभी के सभी टोकुगावा की इस बात को सुनते हैं और फाइनली ऐसे ही मुसाशी की विदाई हो जाती है। मुसाशी की जीवन लीला, मुसाशी आर्क, बाकी डीओयू एनिमे यहीं मुसाशी के साथ समाप्त हो जाता है। तो फाइनली बाकी डीओयू एनीमे यही समाप्त हो जाता है, लेकिन और भी कई ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कवर होना डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।